सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सबका आपके इस शिक्षण कक्षा में आप सबका स्वागत। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 जिसका विषय है संस्कृत, पुस्तक का नाम है हमारा रुचिरा। रुचिरा का प्रथम पाठ है, पढ़ेंगे। प्रथम पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानि। प्रथम पाठ है का क्या नाम है? सुभाषितानि। सुभाषितानि है, ये दो पदों से मिलकर बना है। सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित शब्द का अर्थ होता है वचन। तो बच्चों बताइए, सुभाषितानि कितने पदों से मिलकर बना है? दो से। शाबाश। कौन कौन से है? अच्छा, सु प्लस भाषित, ठीक है। अब इसका शब्द रूप बनाएंगे, जैसे फलम फले फलानी हम बनाते हैं, उसी प्रकार बहुवचन के अंदर रूप बन जाता है हमारा सुभाषितानि। अब सुभाषितानि का अर्थ क्या हो गया? सुंदर वचन। क्या अर्थ हो गया? सुंदर वचन। अब जो ये सुंदर वचन है, ये हमारे कई पुस्तकों से संकलित किए गए हैं। कुल इस पाठ में 6 पद है। तो यूं समझो, हम आज भाग प्रथम पढ़ रहे हैं। 3 पद्य आज पढ़ेंगे। शब्दार्थ और पद्य का सस्वर वाचन, विशेष और अवबोधनात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पहला पद्य, जिसका उच्चारण क्या है? गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुसवादुतो या प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। इस प्रकार आप बार बार वाचन का अभ्यास करोगे। अब इस पद्य के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। गुण गेसु यानी गुणियों में। गुण गेसु यानी गुणियों में। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसमें विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में अर्थ किनका? में, पे और पर। कारक कौन सा होता है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। गुण केसु गुणियों में। ये व्यक्ति कौन सी होगी? हमारी सप्तमी। में पे पर अर्थ निकाल लेंगे, अधिकरण। सुस्वादु तोयः, स्वादिष्ट जल। सुस्वादु तोयः यानी स्वादिष्ट जल। पर भवन्ति, यहाँ पर उपसर्ग है, निकलती है या उत्पन्न होती है। उपसर्ग कौन से होते हैं? शब्द या धातु से पूर्व जो जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। धातु के अर्थ में वो परिवर्तन कर देते हैं। समुद्र आसाद्य, समुद्र में मिलकर। समुद्र में आसाद्य, आसाद्य यानी मिलकर, समुद्र में मिलकर। भवन्ति अपेयः, पीने योग्य नहीं होती। भवन्ति अपेयः यानी पीने योग्य नहीं होती। इतने शब्दार्थों का हम अर्थ जानने के बाद में इस पद्य का अर्थ निकाल लेते हैं। आप लोगों को परीक्षा में पद्य का भावार्थ लिखना पूछा जाता है, तो वही निकालते हैं। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति। गुण है वो गुणवान को प्राप्त करके ही गुण होते हैं। अर्थात अच्छे गुण है वो अच्छे गुणवान व्यक्ति के पास ही अच्छे गुण रहते हैं। ते वे ही गुण, सद्गुण। निर्गुणं प्राप्य मतलब यानी अगुणी को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, दोष बन जाते हैं। गुण है वो गुणवान व्यक्ति के अंदर ही गुण रहते हैं, वे गुण ही निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल को लेकर बहने वाले, मतलब स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करने वाली नदी है, वो समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्र में मिलकर के पीने योग्य नहीं होती। अर्थात
नदी का जल है वो भी समुद्र के जल के समान खारा हो जाता है। आगे देखते हैं विशेष। यहाँ पर एक शब्द आया निर्गुण। आपसे पूछा जाए कि निर्गुण शब्द के उपसर्ग क्या है, तो बच्चों इसके उपसर्ग क्या है? निर। उपसर्ग क्या है? निर। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो प्राप्य शब्द आया है, प्राप्य शब्द को आप अलग कीजिए, तो प्राप्य के अंदर पर उपसर्ग है। उपसर्ग तो धातु से पहले जुड़ता है। आप धातु है, प्राप्य के अंदर धातु क्या है? आप है। धातु क्या है? आप, और प्रत्यय हमारा है लेप। तो पर आप और लेप को मिलाकर के बन जाता है हमारा प्राप्य। समुद्रम प्लस आसाद्य, इन दोनों का संयोग करते हैं तो हमारा बनता है समुद्रम आसाद्य। भवंती अपेयः, भवंती प्लस अपेय, यहाँ पर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि। क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा के अंदर 5 प्रकार की संधियां होती है, जिसमें से हम प्राय करके 3 संधि पढ़ते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। उसी अच संधि का एक भेद है यण संधि। तो आपको अभी क्या करना है? भवंती अपेय का विच्छेद याद करना है। भवंती प्लस अपेय, भवंती प्लस अपेय, और संधि कौन सी होगी? यण संधि। ठीक है, अब 3 प्रश्न देख लेते हैं। गुणः कम प्राप्य दोषा भवन्ति, गुण किसको प्राप्त करके दोष बन जाते हैं भाई? निर्गुणम। गुण किसको प्राप्त करके दोष बन जाते हैं? निर्गुण को। नद्य है कम आसाध्य अपेया भवति, नदियां किसको प्राप्त करके अपेय हो जाती है? समुद्रम आसाध्य। क्या आ जाएगा उत्तर बच्चों? समुद्रम आसाध्य। भवंती पेय पद से संधि विच्छेदम लिखते हैं, ऊपर संधि विच्छेद मैंने बताया क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा भवंती प्लस अपेय। चलो हाँ, दूसरा पद्य देखिए, दूसरे का उच्चारण करते हैं। उच्चार एक बार सुनिए, उसके बाद आप उच्चारण करने का अभ्यास करोगे। और ये जैसे ही आप पाठ पढ़ रहे हो तो पास में आप अपनी जो सिलेबस में पुस्तक लगती है वो पुस्तक के साथ रखें, उसको फिर पुनः उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। साहित्य संगीत कला विहीने, साक्षात पशु कुछ विषाणहीने, तृणं ने खाद्यमि अपि जीवमाने, तत् खाद्यधेयं परम पशूनां। इसी प्रकार आप उच्चारण करने की कोशिश करोगे। वीडियो को आगे पीछे करते हुए उच्चारण करने की कोशिश करोगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी नीचे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जैसे ही अगली क्लास का वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए। और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। विषाणहीने, विषाण का अर्थ होता है सींग, सींग के बिना। सींग जानती हो आप लोग, पशुओं की जो सींग होते हैं दोनों, वही सींगों की बात होती है, विषाण कहते हैं उनको। विषाणहीने यानी सींग के बिना। खादन अपि, खाते हुए भी, खादन अपि यानी खाते हुए भी। जीव माने, जीवे माने जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य चुगलखोर, इसके बारे में लगभग हम लोग सब जानते हैं, शायद आप अच्छी तरह भी जानते हो। पिशुनस्य, पिशुन से यानी चुगलखोर। वैष्णीन है बुरी लत वाले, बुरी लत वाले भी देखते हैं तो उनको क्या कहते हैं? वैष्णीन, वैष्णीन यानी बुरी लत वाले की। नराधिपस्य, राजा का की, क्यों का निकाला था?
क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो रही है। कौन सी विभक्ति हो रही है? षष्ठी विभक्ति, जिसमें हम जैसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो का, के और की का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी में जिसको परसर कहते हैं, चिन्ह कहते हैं वही। चलो दूसरे दोहे का अर्थ ले लेते हैं। यहाँ पर 3 शब्द विशेष है, साहित्य, संगीत और कला। साहित्य, संगीत और कला से विहीन, जिसमें इन तीनों का अभाव, विहीन व्यक्ति साक्षात पशु, यानी साक्षात पशु के समान, पुच्छ विषाणहीन है, और वो भी कैसे पशु के समान? जिसके सींग और पूंछ नहीं हो। यानी साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पूंछ और सींग से विहीन पशु के समान होता है। तृणम न खादनपि जीवमाने, यानी तृणम यानी घास, घास को न खाते हुए जीवित रहता है। अर्थात कौन है? वह मनुष्य। तत्भाग ध्येयम परम पशुना, यह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है, नहीं तो पशु बेचारे क्या खाते। ठीक है, अगला श्लोक देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इस श्लोक को आप अपने जीवन में उतार लेना और कंठस्थ कर लेना, अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना। इतना सुंदर श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्य नेत्री नश्यति, यानी यहाँ इन शब्दों के साथ ये एक नश्यति जो क्रिया आ रही है, इनका सभी के साथ है मेल, ये सभी के साथ जुड़ेगी। लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्य नेत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य विद्या फलम वैसनीने कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधीपस्य। हाँ, अर्थ देख लेते हैं। लुब्ध से लालची, लालची व्यक्ति का यश, यश का अर्थ होता है कीर्ति। यश का अर्थ क्या होता है? कीर्ति, यानी लोभी की कीर्ति नष्ट हो जाती है, लालची व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य, पिशुनस्य यानी चुगलखोर, चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है? मित्रता, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से, यानी जिसके अंदर क्रिया का अभाव हो, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं निकम्मा, जो किसी भी प्रकार का वो काम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? कुलम, कुल, परिवार, समुदाय। तो नष्ट क्रिया वाले निकम्मे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, अर्थपरस्य मतलब स्वार्थी, केवल अपना ही अपना फायदा देखने वाले, उसको कहते हैं अर्थपरस्य। तो अर्थपरस्य धर्म है, यानी स्वार्थी का धर्म। विद्या फलम वैष्णिने, अब बात आ गई वैष्णिने, मतलब जो बुरी लत वाले होते हैं उनकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य, कृपणस्य का अर्थ होता है कंजूस, कृपणस्य का क्या अर्थ होता है? कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। शौक के यानी सुख, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। परमत सचिव से मतलब आलसी, या मतलब से सचिव, मंत्री, सचिव का मतलब मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल और स्वार्थी का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या फल, कंजूस का सुख और परमत मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रश्न देख लेते हैं। वैष्णिने किम नश्यति, वैष्णिने की का क्या नष्ट हो जाता है भाई? विद्या फलम, वैष्णिने विद्या फलम नश्यति। कस्य यशः नश्यति, यश किसका नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य यशः नश्यति। धर्म है कस्य नश्यति, धर्म किसका नष्ट हो जाता है? तो अर्थपरस्य धर्म नश्यति। अब आया नराधिपस्य, यहाँ पर पूछा गया है संधि विच्छेद करके आपको लिखना है। ये शब्द आया हमारा नराधिपस्य। तो नरे
प्लस अधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य। यहाँ ये तो संधि विच्छेद हो गया। कौन सी संधि होती है यहाँ पर? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। ये कौन सी संधि का भेद है? अजय संधि का ही भेद है, याद रखना है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये तीनों पद्य आप अच्छी तरह से याद करोगे। जो आपको प्रश्न लिखाए गए हैं उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे भी। धन्यवाद।